जय हिंद दोस्तों, सीटेट की अपनी अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज की क्लास भी हमारी सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए होगी और इस क्लास में हम सीडीपी यानी कि बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथियों, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब बिल्कुल भी देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? साथियों, ये कथन है एक, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन हैं हमारे वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये कथन कहा है रॉस महोदय ने, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, यानी कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, कौन सी उम्र में होता है? साथियों, ऑप्शन है हमारे 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो ये साथियों जो विकास है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का, ये होता है हमारा 11 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की तरफ। तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र चुनना है आपको ऑप्शंस में से। ऑप्शन है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी। तो देखो, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये तीनों ही शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। शारीरिक विकास इन पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। वो अवस्था बतानी है साथियों आपको, वो अवस्था चुननी है बच्चों में जब नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ऑप्शन है हमारे शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो साथियों, जो उत्तर बाल्यावस्था है हमारा, यानी कि बाल्यावस्था के अंत का काल, अंत का समय, तो वो हमारा ऐसी अवस्था होती है जब बच्चों में नई नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब बच्चा किशोरावस्था की तरफ चल निकलता है ना, तो उत्तर बाल्यावस्था वही समय है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कौन सा कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सामान्य सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कहते हैं अनुरूप तत्वों के सिद्धांत को, ठीक है। तो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? नहीं है बताना है साथियों, वंशानुक्रम का नियम कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। समानता, समानता वंशानुक्रम का नियम है। भिन्नता, भिन्नता भी इसका नियम है। प्रत्यागमन भी साथियों इसका नियम है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इसका नियम नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, की अवस्था तक, यहाँ अवस्था बतानी है कौन सी अवस्था, बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। कितने साल की अवस्था तक बालक की जो दृष्टि यानी कि आंखें और कान, जो इंद्रियां ये पूर्ण विकसित हो जाती हैं? ऑप्शन है 3 या 4 वर्ष की अवस्था, 6 या 7 वर्ष की अवस्था, 8 या 9 वर्ष की अवस्था, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, 3 से 4 वर्ष की जो अवस्था है, 3 से 4 वर्ष तक हमारे मस्तिष्क का अधिकतर विकास हो जाता है। तो हमारी दृश्य इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय यानी कि आंख और कान पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंदर साथियों क्या सीखा जाता है? ऑप्शन है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? अर्जित प्रेरक का उदाहरण बताना है। ऑप्शन है हमारे भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। इसमें से अर्जित प्रेरक क्या है ये बताना है आपको। तो अर्जित प्रेरक है साथियों रुचि।
रुचि हम अर्जन करते हैं रुचि का, भूख, विश्राम, पुरस्कार का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ऑप्शन ए है हमारा ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, उपरोक्त दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें तो ये भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिंतन, चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है साथियों? चिंतन कर रहा है यानी कि ज्ञान पर डिपेंड करेगा चिंतन। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतन कर रहा है, चिंतन में भाव नहीं ज्ञान की जरूरत है। चिंतन उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा ज्ञान होगा। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उपयोग कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित किया है उसका दूसरी परिस्थिति में हम प्रयोग कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो इसे कहेंगे साथियों हम सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। यानी सांख्यिकी में एक ऐसा रेखा चित्र बताना है जिसमें हम आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन है स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। तो साथियों इसे कहते हैं स्तंभाकृति। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की कौन सी अवस्था है साथियों जहां बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। यानी कि किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते टीन एज में साथियों बच्चे की जो बुद्धि है उसका अधिकतम विकास हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? उसकी मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो साथियों जो हमारा व्यवहार है वो हमारी मूल प्रवृत्तियों पर, जो मैकडूगल ने 14 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई है ना, उन पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किए। यानी कि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया है कोहलर ने, उसमें कोहलर ने किस पर प्रयोग किए? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो साथियों ये किए थे वनमानुष पर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। किस में साथियों? ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे उच्च होंगे सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो अच्छे अंक प्राप्त करने में तो अच्छे होंगे ही, विश्लेषण में भी अच्छे होंगे, अध्ययन में भी, जब आईक्यू अच्छा है तो अध्ययन में भी अच्छे होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है साथियों कि सृजनशीलता में भी वो अच्छे हों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। तो साथियों ध्यान को केंद्रित करने का जब बल अंदर से आता है उस आंतरिक दशा को हम रुचि कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? नहीं बताना है साथियों, यानी कि किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन है प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो तार्किक विधि, तार्किक विधि ऐसी विधि है जिसका उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास द्वारा किया गया था। यानी कि किसने किया था साथियों प्रासंगिक बोध परीक्षण का विकास? साइमंड ने, हॉल्ट्जमैन ने, मरे ने, बेलक ने। तो साथियों मरे, किसने किया था? मरे ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मरे द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बताना है साथियों। विषय केंद्रित शिक्षा ये गलत होगा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा ये भी गलत होगा, बाल केंद्रित शिक्षा ये बिल्कुल सही होगा, क्रिया केंद्रित शिक्षा ये भी गलत होगा। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को ऐसा बनाना चाहा है कि ये बाल केंद्रित हो जाए, इसमें सारा ध्यान बच्चों का रखा गया है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है पे ध्यान और देना है साथियों। निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, वर्गीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है, समन्वय का सिद्धांत संबंधित है, वैयक्तिकता का सिद्धांत भी संबंधित है। तो ऑप्शन बी वर्गीकरण का सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। कक्षा शिक्षण में जो पाठ प्रस्तावना है वो सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन है प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। तो साथियों ये तत्परता के नियम पर कार्य करता है, तत्परता का नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान बताना है। ऑप्शन है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। तो साथियों संप्रत्यय निर्माण का पहला सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है साथियों? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। ऑप्शन है टोलमैन, अल्बर्ट बंडूरा, थार्नडाइक, कोहलर। तो ये दिया गया है बंडूरा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा ने दिया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में ने प्रभाव का नियम किया था। अधिगम ने प्रभाव का नियम किसने दिया है? पावलोव ने, स्किनर ने, वॉटसन ने, थार्नडाइक ने। तो साथियों थार्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ऑप्शन बी। ठीक है, इन्हें सीखने के नियम कहते हैं हम। तो ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक बताने साथियों क्या क्या है। ऑप्शन ए है रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। बी है उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि। सी है प्रकाश, ध्वनि और गंध। और डी है पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो साथियों अगर बात करें अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारित होती है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई। तो साथियों कोहलबर्ग जो नैतिकता बाह्य कारकों से निर्धारण बता रहे हैं वो बता रहे हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्तित्व तीन प्रकार का बताया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये किसने बताया है? ऑप्शन है क्रेंचनर, युंग, सेल्डन, स्प्रेंजर। तो साथियों ये बताया युंग ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। यानी कि सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद निरीक्षण, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, उसके बाद नियमीकरण। ये जो चरण है साथियों ये कौन सी विधि का है ये बताना है आपको। ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो ये है आगमन विधि का। ठीक है, क्योंकि निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, सिद्धांत बताया जाता है, और आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।